जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने उस मुद्दे को लेकर के जो बहुत ही प्रासंगिक है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हमारे देश की आधी से अधिक आबादी को निर्धारित करता है। जब महात्मा गांधी कहते थे कि जब कोई भी नीति बनानी चाहिए तो ये देखना चाहिए जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको उस नीति से क्या लाभ होगा, तो हम कैसे वो छोड़ सकते हैं जब हमारी जिसकी आबादी हमारे देश में आधे से अधिक है, पूरी दुनिया में जिसकी आबादी आधी है। जब एक पंछी उड़ता है, अगर वो एक पंख अपना तोड़ दिया जाता है उसका, तो फिर ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता या फिर कहें उड़ ही नहीं सकता। तो उस तरह से जो हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, अगर उनको सही से उड़ने नहीं जाएगा, उनको सही से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, तो किस तरह से सारी चीजें घटती हुई चली जाएंगी और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। आज हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या संसद में स्थिति है, क्या प्रतिनिधित्व है और कहां कहां पर कितना प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया गया है। जो 106वां संविधान संशोधन किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया जा रहा, उसमें क्या खूबियां हैं, उसकी क्या खामियां हैं, उसको कब लागू किया जा सकता था और कब उसको टाल दिया गया है, या सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया, जैसे कहा जाता है कि ये महिला है, इस सरस्वती है, इनकी पूजा कीजिए, और लेकिन किस तरह से आप देखें उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सारे मुद्दों को एक एक करके हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी संसद में महिलाओं की स्थिति है, समान जो लिंगानुपात है उतना शर्मसार क्यों है, क्यों हम अपने पड़ोसी मुल्क जो है, चाहे बांग्लादेश की आप बात कर ले, वहां से भी ज्यादा हम नहीं हैं, उनसे भी नीचे पायदान पर हम आते हैं, और हमारी संसद में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो इतना आखिर कम क्यों है। सिर्फ संसद में ही नहीं, हर जगह पर प्रतिनिधित्व क्यों कम कर दिया गया है, उसको क्यों आरक्षित नहीं किया गया, क्यों उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। कहा जाता है जब कोई समाज दबाया जाता है तो उसको आरक्षण देना चाहिए ताकि वो आगे आ सके, मेन स्ट्रीम में आ सके। आप बड़े बड़े संस्थानों में देख लीजिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में देख लीजिए, चाहे लोकसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए, कहां पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व किस तरह से घटाया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम यही बात करें कि सबसे पहले कि संसद में जो लिंगानुपात है उसकी शर्मनाक स्थिति क्या है। जी जो आर्टिकल छपा है इसकी हम पहले डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल छपा है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्रकाशित आर्टिकल हुआ, उस पर पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। इसमें क्या दिया गया है कि लैंगिक समानता के मामले में भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। जो 2 पहले ऊपर था, 2 पायदान और नीचे खिसक गया है। 146 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर आता है। अब इस बात को समझिए, पहले हम 146 नंबर पर थे, अब 146 देशों में 129वें स्थान पर आ गए हैं, 2 पायदान और नीचे घट चुके हैं। उसके बाद ये आर्टिकल क्या बताता है, क्या जानकारी देता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारत में लैंगिक समानता से जुड़े पिछड़ेपन में कभी छवि दिखती है। जो छवि है वो उभरने की प्रयास कर रहा है। जो अभी चुनाव हुआ उसमें भी आपने देखा कि क्या स्थिति रही है। उसमें देश में हो चुके चुनाव, 18 लोकसभा चुनाव के बाद में 18वीं जो लोकसभा हमारी बनी हुई है उसमें केवल 74 महिला सांसद हैं लोकसभा की। जो 18वीं बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, जब हम गर्व से कहते हैं कि इतने साल हमको आजाद हुए हो गए, इतने साल की हमारे संस्थाएं चल रही हैं, उसके बाद भी जब लोकसभा में मेंबर पहुंचे तो कितने पहुंचे, सिर्फ 74 महिलाएं पहुंची, यानी केवल 13%। राज्य के नीति नेतृत्व में कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए, 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में भी हमारे पास कितनी भागीदारी है, 18वीं लोकसभा जब बनकर के आई सिर्फ 13%। ये काफी शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र को आगे परिपक्व बनाने के लिए। अब महिला मतदाताओं की संख्या क्या है, 31.2 करोड़ है। महिलाओं मतदाताओं की हमारे मुल्क में संख्या है वो 31.2 करोड़ है। कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं में यह 48% ठहरती है। आप इस बात को समझिए कि जब टोटल मतदाता कितने हैं, 64.2 करोड़, और महिलाएं मतदाताएं कितनी हैं, 31.2 करोड़। तो इसमें जब 48% महिलाओं का भाग है तो संसद में कितनी चुनकर के गई, सिर्फ 13%। क्या वो प्रतिनिधित्व कर सकेंगी, अपनी जो महिला है उनका प्रतिनिधित्व कर सकेंगी? 13% लोग किस तरह से 48% लोगों का आप बात रख सकेंगे, किस तरह से उन चीजों को सामने रख सकेंगे, उनके हक के लिए कैसे खड़े हो सकेंगे, ये हमको और आप लोगों को सोचने की जरूरत है। और महिलाओं को भी इसमें आने की, सहभागिता करने की जरूरत है, उनको खुल करके आने की जरूरत है। एकदम प्रचंड बहुमत के साथ वो कैसे आए, किस तरह से अपनी बातों को रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चुनाव में 10% से भी कम उम्मीदवार महिलाएं थी। ये जो चुनाव हमारा हुआ है इसमें 10% से भी कम महिलाएं उम्मीदवार थी, और 155 निर्वाचन क्षेत्रों में भी महिलाएं भी उम्मीदवार नहीं थी। जो 155 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक भी महिला नहीं थी।
राजनीतिक दल बहुत धीमी गति से महिलाओं को मैदान में उतार रहे हैं। उन्हें इसकी गति बढ़ानी चाहिए। अधिक महिलाओं को मतदाताओं को सूची में शामिल करते हुए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब ये डिस्कशन कहां पर आकर के पहुंचता है कि जिनकी आबादी 48% है, वो सिर्फ उनकी सहभागिता लोकसभा में कितनी है? 13%। आप सोच कर देखिए वो कहां तक अपनी बातों को उठा सकेंगी, कहां तक अपने समाज को न्याय दिला सकेंगी। आगे इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जो कानून बना है, जो 106वां संविधान संशोधन किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें, उसको कैसे हम देखने की कोशिश करेंगे। साथियों, जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की, तो हमें यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब तक क्या क्या प्रावधान हो चुके हैं, क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं। उसमें सबसे पहला आता है 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है। संविधान संशोधन के माध्यम से क्रमशः पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 1992। महिलाओं को पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। आप देखते हैं अभी भी आरक्षण मिला हुआ है। महिलाएं किस तरह से उसमें प्रधानी की चुनाव लड़ती हैं और किस तरह से वहां पर प्रधानपति की भी अवधारणा है, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर आ जाता है 1996। 1996 में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने हेतु 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस पर ध्यान दीजिए, पेश किया गया 81वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम पेश किया गया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 1/3 सीट के लिए जो विधेयक आया था। उसके बाद क्या हुआ? 1998 और 99 इन वर्षों में भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए थे, जिनको आप बाकायदा देखेंगे भी आगे हमारी वीडियो में। उसके बाद क्या होता है, क्या प्रयास हुआ? 2008 में क्या प्रयास होता है, इसे समझिए। इस प्रकार का अंतिम प्रयास 2008 में किया गया था। वर्ष 2008 में महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और उसे पारित करते किया गया था। हालांकि बाद में यह विधेयक व्यवगत यानी निरस्त हो गया था। 2008 में जो महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए बिल आया था वो राज्यसभा में आया था, लेकिन वहां पर वो पास नहीं हो पाया, निर्गत कर दिया गया। किस तरह से आप देखेंगे जो राजनीतिक वर्ग है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो महिलाओं को उस तरह से भागीदारी नहीं दे रही हैं। ये इसको हमें एक शर्मसार की तरह देखना चाहिए कि इसको कैसे अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे तो वहां से सारी चीजें खराब होती हुई चली जाएंगी। इसके बाद आप ये समझिए कि सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या क्या है, हमें इसको भी समझना होगा। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची कहती है कि सहकारी समिति 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय इसको मानती है। अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या कहा गया है? यह सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बना दिया था। जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2011 ने, इसने क्या किया कि सहकारी समितियों को गठन को कि सहकारी समिति आप बना सकते हैं, ये एक मौलिक अधिकार हो गया। ये कब हुआ? 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? अनुच्छेद 43(b), इसमें क्या है कि राज्य के नीति निषेध तत्व जो हैं उसमें क्या शामिल किया गया, क्या बात कही गई कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा कि सहकारी समितियों को, स्वैच्छिक संगठन को, स्वायत्त को, कामकाज को, लोकतांत्रिक नियंत्रण को और पेशेवर प्रबंधन जो होता है इसको बढ़ाने में प्रयास करेगा, इसमें सहभागिता देगा, इसमें सपोर्ट करेगा पीछे से। उसके बाद क्या आता है? भाग 9(b). 9(b) में क्या कहते हैं? यह सहकारी समितियों के आगमन, बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए शर्तों और तथा सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। भाग 9(b) में अनुच्छेद 243(z)(h) से लेकर अनुच्छेद 243(z)(t) शामिल हैं। जो 200 अनुच्छेद भाग 9 में दिया गया है 243(z)(h) से 243(z)(t) तक, ये सारे इसमें प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद क्या होता है? बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, इसको आपने ध्यान रखना चाहिए, ये काफी जगह पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। इस तरह से आपने समझा, जो भी सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक कानून थे, प्रावधान थे, उनको हमने सारी चीजों को एक एक करके ले लिया। हमने ये भी देख लिया कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं और सहकारी समितियां किन अनुच्छेद में किस तरह से होता है, ये भी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। साथियों, अंत में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया था, 106 संविधान संशोधन,
ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि 106 संविधान संशोधन किया गया था, तब ये अधिनियम पारित हुआ था। इसको जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित कर दिया गया, अधिनियम बन गया, तो इसके क्या क्या चीजें हैं, इसके कुछ फैक्टों को हम एक नजर में देख लेंगे कि अनुच्छेद 239 ए क्या कहता है। वो कहता है कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया इस अधिनियम के तहत। उसके बाद क्या हुआ, संविधान में लिखे अनुच्छेदों को जोड़ा गया। कौन से संविधान, अगर आपसे पूछे था कि जो नारी शक्ति अवंदन अधिनियम लाया गया, इसमें कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए, तो नए अनुच्छेद कौन से जोड़े गए, अनुच्छेद 330 ए और अनुच्छेद 332 ए, इन दो अनुच्छेदों को जोड़ा गया और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीट का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षित सीटें होंगी, पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो SC ST जो आरक्षण है उसमें भी महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा, उसमें भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो कानून बनेगा, जो कानून बना है, जो 2026 का परिसीमन आयोग होगा, जो जनगणना होगी, उसके बाद 2029 में जो चुनाव होने वाला है वहां पर इसको लागू किया जाएगा। मतलब कि 2023 में कानून आया, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन इसको दिया नहीं गया। क्या ये दिया नहीं जा सकता था? ये महिलाओं को सवाल करना चाहिए था जब लोग उनके यहाँ पर वोट मांगने आ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे, किसी भी पार्टी के आ रहे थे, बीजेपी के आ रहे थे, उनको इस सवाल करना चाहिए था महिलाओं को कि ये जो अधिनियम आया है ये तो एक झुंझुना हो गया, ये तो वही बात हो गई कि हमको कह किया गया कि ये आपके पास है, लेकिन दिया कब जाएगा, 2029 में। साथियों, क्या जरूरत थी कि इसको 2029 में टालने की? अगर महिलाओं को सच में हक देना था सरकार को तो वो इसी बार दे सकती थी। 2024 के चुनाव में ही 33% महिलाएं चुनकर के आ सकती थी। ये जो 13% चुना गया है, 13% महिलाएं चुनकर के आ गई हैं, इसके नंबर को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया गया। दूर का झुंझुना दे दिया गया और कहते कि दूर के ढोल तो सुहाने होते ही हैं। लोग उसी में मदमस्त हो गए, उन्होंने बातों को नहीं किया, सवालों को नहीं रखा। इस मुद्दे को आखिर चुनाव में बनाना चाहिए था, महिलाओं को यह मुद्दा रखना चाहिए था। लेकिन जब अब 29 की बात हो रही है, परिसीमन आयोग 2026 में बनेगा, जनगणना जो होगी उसके आधार पर जब किया जाएगा, तो एक चीज और समझिए, इसमें क्या क्या है कि सूर्यास्त खंड, इस सूर्यास्त खंड क्या होता है? आपने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे सूर्य के डूबने के पहले सारी चीजें झुककर होता था, झुका देना होता, वरना जमीन नीलाम हो जाती थी। उसी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो कानून बनाया गया, सूर्यास्त खंड दे दिया गया है कि ये जब कानून लागू होगा, अब मान लीजिए 2029 में कानून लागू होता है, तो कहा गया है कि ये 15 वर्षों तक महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करेगा। ये इसमें कानून में लिख दिया गया। लेकिन इसमें एक अपवाद और दिया गया, ये कहा गया कि यदि महिलाओं की स्थिति सुधरती नहीं है तो संसद के द्वारा कानून बना करके इसको आगे समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ये एक अच्छी बात है कि अगर महिलाओं को जब इतने सालों तक दबाया गया, जब 75 सालों से अभी तक महिलाएं 33%, 13% पर आकर के रुकी हैं, जबकि चाहिए कितना था, कम से कम 33% चाहिए था, लेकिन बल्कि उनकी 48% भागीदारी है मतदान में। तो होना तो चाहिए, जिसकी जितनी गिनती उसका उतना हक होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम 33% की बात करते तो 33% भी नहीं है, सिर्फ महज 13% है। अभी हम उस आंकड़े से बहुत पीछे हैं। आप उस दृश्य को सोचिए और देखिए, जब लोकसभा में जब 33% महिलाएं होंगी, तो अगर देश के किसी भी कोने में कहीं पर कोई घटना होती महिलाएं के साथ, जैसे मणिपुर में अभी किस तरह से घटना हुई थी, स्त्रियों को नग्न करके घुमाया गया था, तो कौन महिला सांसद बोली, किस आधार पे बोली? तो महिलाओं को ये देखना होगा, जब उनके साथ कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में अगर कोई गलत बात होती है, कोई घटना घटित होती है, जब महिलाएं 33% होंगी तो वो उस पर बोल सकेंगी, वो अपनी आवाज को रख सकेंगी। ये महिलाओं का ही मुद्दा नहीं, हमारे देश का मुद्दा है। इस बात को आपको समझना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शुरुआत से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके प्रावधानों को देखा है, और आगे भी इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहेंगे कि एक ही वीडियो में जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो पूरा फैक्चुअल तरीके से और कॉन्सेप्ट बेस इसको कवर कर सकें। इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप पीटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, फैक्ट को भी देख सकेंगे, और साथ में जो मेंस के आंसर राइटिंग होती है उसमें भी आपका जो नैरेटिव होना चाहिए, जो नरेशन होना चाहिए, वो भी एक तरह से डेवलप होगा। साथियों, आप देख रहे हैं निशा जैन स्टडी 24। मैं आमिर खान था। जय हिंद, जय भारत।